वो हर दिन बच्चियों को पढ़ाने स्कूल के लिए निकलती। एक साड़ी वो पहनती और एक साड़ी हाथ में लेकर चलती। और जब वो रास्ते से गुजरती तो आसपास जो दकियानुसी उस समय के अपर कास्ट लोग थे वो मिट्टी फेंकते, अंडा फेंकते, गंदगी फेंकते, गोबर फेंकते, ये सब फेंकते और उसकी पूरी साड़ी खराब हो जाती। हिम्मत नहीं हारती, मुस्कुराती रहती थी। स्कूल पहुंचती, अपनी साड़ी चेंज करती, फ्रेश साड़ी पहनती, दिन भर बच्चियों को पढ़ाती, मन से लगन से पढ़ाती और शाम को फिर वापस लौटती और फिर उसके साथ वही होता। और हर दिन दो साड़ी गंदगी में भर जाती। हिम्मत नहीं हारा उसने, वो पढ़ाती रही और इसीलिए उसको कहते हैं मदर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। किसको कहते हैं ये किस्सा बाद में बताऊंगा। क्लास 2 में था मैं और मेरे पिता का देहांत हुआ। विश्वास कीजिए मुझे ये भी नहीं पता था उस वक्त की डेथ क्या होती है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज जो भी आप चारों ओर समृद्धि, नाम, पहचान कुछ भी देख रहे हैं, वो सब मदर की बदौलत है। मैं मेरी माँ का क्रिएशन हूँ। मैं ये मानता ही नहीं कि विमेन कमजोर होती है, बिल्कुल नहीं मानता। जो विमेन एक बच्चे को 9 महीने अंदर रख के पैदा कर ले, जो बहन का रोल निभा ले, माँ का रोल निभा ले, वाइफ का रोल निभा ले, सारे रोल निभा ले, फिर भी हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, जो ऑफिस का काम संभाल ले और घर का काम संभाल ले, फिर भी हंसती रहे और मुस्कुराती रहे, वो कमजोर नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। हाँ, कुछ विमेन को अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको 4 एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। अलग अलग फील्ड, अलग अलग एज, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग तकलीफें, लेकिन इन सब ने पर्सनल इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रिएट की और एक इतिहास रचा जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग आज इनको पहचानते हैं, जानते हैं और इनके ऊपर गर्व महसूस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सावित्री फुले की। नाम ही नहीं सुना होगा आपने, इंदिरा नूई सुना होगा आपने, कल्पना चावला सुना होगा, सावित्री फुले नहीं सुना होगा। इतिहास रचा इस महिला ने। महज 10 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी होते तक कोई पढ़ाई नहीं की क्योंकि उस जमाने में लोअर कास्ट के लोगों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी और खासकर विमेंस को तो बिल्कुल भी नहीं। शादी होकर जिस घर में गई वहां पर हस्बैंड ने भी क्लास 7th में पढ़ाई छोड़ दी थी। इसने अपने हस्बैंड से इच्छा जाहिर की, मुझे पढ़ना है। दोस्तों, आज सारे हस्बैंड्स के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाकर पूछ रहा हूं, आप अपनी वाइफ के इंस्पिरेशन हैं? आप उसको किसी मुकाम पर ले जाने में सहायक बनना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, या आप ही सबसे बड़े बैरियर हैं? क्योंकि ज्योतिराव फुले ने घर में अपनी वाइफ को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते घर में पूरी स्कूलिंग करा दी और उसके बाद सावित्री फुले ने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम किया और उसके बाद तो मानो क्रांति आ गई। 1848 में 1848 में उन्होंने अपना पहला स्कूल खोल दिया। एक महिला ने महिलाओं के लिए स्कूल खोल दिया। उस जमाने में सोच के भी परे है। सोशल अपोजिशन, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था सोचिए तो जरा। लेकिन हार नहीं मानी। फंड्स की शॉर्टेज हो गई, जबरदस्त विरोध हुआ, जान से मारने की धमकियां मिली, लेकिन स्कूल चलता रहा। कुछ समय बाद कुछ दिक्कतों की वजह से बंद हो गया, लेकिन 1851 में वापस सावित्री फुले ने स्टार्ट किया और एक नहीं, 2 नहीं, कई स्कूल स्टार्ट किए। उस समय की सोशल रिफॉर्मर, कौन कहता है महिला कमजोर होती है? उस समय की क्रांतिकारी घटनाओं में से एक क्या थी? 1000 साल में पहली बार किसी महिला ने अपने पति की चिता को आग दी। वो और कोई नहीं, सावित्री फुले थी। तो 150 साल पहले महिलाएं तब भी शक्तिशाली थी, महिलाएं अब भी शक्तिशाली है। यदि किसी भी कारण से रुके हुए हो, यदि किसी भी कारण से अपनी प्रतिभा को दबा रखा है, तो प्लीज जाग जाइए, क्योंकि आप तो सृजन करता है, आप कुछ भी कर सकती हैं। बहुत से विमेन को लगता है उनकी जिंदगी में बहुत तकलीफ है, काश ऐसी जिंदगी ना होती। चलिए एक और की बात करते हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी। क्यों चर्चा में है गंगूबाई? क्योंकि आलिया भट्ट उनका रोल निभा रही है, संजय लीला भंसाली उन पर पिक्चर बना रहे हैं, लेकिन इनके पहले कभी इनकी चर्चा नहीं हुई। काली बेंटले कार, गोल्ड बॉर्डर की साड़ीज और गोल्ड बटन ब्लाउजेस पहनने वाली इस लेडी ने मुंबई के कमाठीपुरा इलाके में सेक्स वर्कर्स पर राज किया। राज
और आज इनके ऊपर पुस्तकें लिखी जा रही है, अखबारों में कवर हो रही है, पिक्चर बन रही है। लेकिन जिंदगी का दर्द देखिए, दर्द। एक सक्षम परिवार को बिलोंग करती थी, लॉयर्स की फैमिली थी और अच्छा खासा स्टैंडर्ड था। वहां से इनका एक अफेयर हुआ। इनके बॉयफ्रेंड ने महज 16 साल की उम्र में मुंबई लाकर एक ब्रोथल में, एक चकले में इनको बेच दिया। कितने में? 500 रुपए में। गंगूबाई ने निर्णय लिया, अब मैं यहां से वापस नहीं लौटूंगी, यहीं से करके दिखाऊंगी जो मुझे करना है। और देखते ही देखते वो सेक्स वर्कर्स की, उनकी फैमिलीज की मसीहा बन गई। मसीहा! ऐसा क्या किया भाई उन्होंने वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल कराई। उन्होंने वहां पर ओल्ड सेक्स वर्कर्स को पेंशन दिलाना शुरू किया। और जब भी उनको पता चलता कि ऐसा कोई केस है जिसमें किसी ने धोखे से लाकर बेच दिया है और उनको समय रहते ये बात मालूम पड़ जाती, वो कोशिश करते कि उस लड़की को वापस अपने गांव भेज दें। और ऐसा उन्होंने सैकड़ों के साथ किया। वापस भेजना आसान बात नहीं थी। फ्रैंक पॉलिटिकल व्यूज, वहां पर रह के स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शंस, अपने बिजनेस को प्रोफेशनली रन करना। जिल्लत में है, समाज अच्छा नहीं मानता, लेकिन उसके बावजूद अपने आप को, अपने काम को सम्मान की नजर से देखना। और इंडिया की पहली सेक्स वर्कर जिसको प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलने का मौका मिला, इतने स्ट्रॉन्ग और इतने प्रैग्मेटिक व्यूज थे गंगूबाई के, तब जाकर आज वो हॉट सब्जेक्ट है। क्या आपकी जिंदगी में इतनी तकलीफें नहीं होंगी ना? और एक से एक रोचक किस्से हैं। जब प्रधानमंत्री के साथ उनकी मीटिंग चल रही थी, मैं तो नहीं जानता सच्चाई क्योंकि मैं वहां नहीं था, तो जब मीटिंग चल रही थी तो प्रधानमंत्री ने उनसे कहा, छोड़ क्यों नहीं देती, ये सब छोड़ के अपना घर बसाओ, शांति से रहो। तो कहते हैं, मजाक मजाक में वो कहती हैं, क्या आप मुझे अपनी सेकंड वाइफ बनाएंगे? कहानी आधी सच्ची हो या पूरी, लेकिन इस सच्चाई से कोई नहीं नकार सकता कि वैसी जिंदगी मिलने के बाद सम्मान से जीना, वैसी जिंदगी मिलने के बाद उनका मसीहा बन के उभर आना, उनके राइट्स के लिए लड़ाई करना और वहां पर रह के अपनी नेशनल और इंटरनेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करना आपसे सवाल है। आप जहां भी हैं वहां पर क्या कर सकती हैं जिससे कि आप आउटशाइन करें? भूल जाइए हालात कैसे हैं, भूल जाइए प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, ये सोचिए मैं कैसे सॉल्यूशन बन सकती हूं और मैं कैसे सॉल्यूशन ला सकती हूं। क्योंकि 99.99% लोगों की प्रॉब्लम गंगूबाई जितनी बड़ी नहीं हो सकती। 50-60 की उम्र हो गई, फ्री हो गए, बच्चे कॉलेज चले गए, शादियां हो गई, जॉब पे लग गए, खालीपन लगता है, एम्प्टीनेस सिंड्रोम। अरे दुखी मत हो भाई, खुशी मनाओ, नया कैरियर शुरू करने का वक्त है। आप बोलेंगे पार्टनी सर ये क्या बोल रहे हैं, तो रिटायर होने का टाइम है, धर्म कर्म में लगने का टाइम है। रुको रुको रुको, थोड़ा निशा मधुलिका जी को याद कर लो। पूरे कोरोना काल में उनकी बनाई हुई डिशेस हर घर ने कॉपी की और खाई हैं। दोस्तों, जनरली कोई भी एक बड़ा यूट्यूब चैनल दूसरे यूट्यूब चैनल की तारीफ नहीं करता, लेकिन आज मैं यहां 60 साल की एज में इतनी जीवटता के साथ, इतनी सिंप्लिसिटी के साथ दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को कुकिंग सिखाने के लिए, उससे भी ज़्यादा उम्र महज एक नंबर है ये बताने के लिए, उससे भी ज़्यादा घर में बैठकर सामान्य स्टाइल में औसत तरीके से भी बड़े कैरियर स्थापित किए जा सकते हैं, ये बताने के लिए निशा मधुलिका जी को सलाम करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। दोस्तों, करोड़ों की इनकम है, आज 11 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लेकिन क्या ये शुरुआत ऐसी थी? शुरुआत ऐसी नहीं थी। उनको कैमरा फेस करना नहीं आता था, उनका पैशन था, घर में कुछ बनाना है, लोग पसंद करते थे, आसपास के लोगों को सिखाती थी। उन्होंने अपने घर में एक बेडरूम में स्टूडियो की स्थापना की। क्या वो बहुत स्टाइलिश है? नहीं है। फैशनिस्ता है? नहीं है। लैंग्वेज पे बहुत जबरदस्त कमांड है? नहीं है। बहुत मॉडर्न फ्यूजन करती? नहीं करती। वो अपने घर में किसी दीदी की तरह है, किसी भाभी की तरह है, किसी चाची की तरह है, मम्मी की तरह है, और वो वहाँ पर बैठकर दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर रही हैं और लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में उतर रही हैं पेट के रास्ते। आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको कुकिंग आती है? क्या आपके आसपास के लोग आपकी तारीफ करते हैं? कुछ नहीं है ना, तो आपका यही मोबाइल सेट हथियार बनकर आपका कैमरा बन सकता है और आपकी कला लोगों तक पहुंच सकती है। उम्र ज़्यादा हो गई, अरे 60 से तो ज़्यादा नहीं हुई होगी, जगह नहीं है, अरे घर में बेडरूम तो है, प्रश्न खाली इतना है, बहाने बनाएंगी
कि महिला होने की असली ताकत का एहसास करेंगी और निशा मधुलिका जैसे लोगों से इंस्पायर होंगी। सवाल है, और विमेन पावर की आखिरी कहानी जो आपको भीतर से हिला देगी, और मेरा विश्वास मानिए इसके बाद आप बैरियर तोड़ने निकल पड़ेंगे। महज 14 साल की उम्र में वो अकेले मुंबई आ गई। वो उतरी तो उसने सामने पिज्जा हट देखा, जिंदगी में पहली बार। पिज्जा हट पहुंचकर हाथ पैर जोड़कर नौकरी हासिल की। पीछे पीछे माँ बाप चले आए। बहुत गरीब थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन बिटिया का इंस्पिरेशन बनना था और पिता उसको सपोर्ट करने के लिए ऑटो चलाने लगे। एक दिन उसके मन में विचार आया, मैं मिस इंडिया बनूंगी। सबने मजाक उड़ाया। एक के बाद एक उसने 10 जगह ऑडिशन दिए, 10 पेजेंट में हिस्सा लिया और सब जगह वही जवाब, शक्ल अच्छी नहीं, अरे हाइट कम है, स्टाइल नहीं है, गरीब हो तो क्या अटेंशन ले रही हो। लेकिन इन जवाबों से उसने हिम्मत नहीं हारी। वो पिज्जा हट में आने वाले अपर क्लास लोग कैसे बात करते हैं देखने लगी, उनकी स्टाइल सीखने लगी। और मजाक नहीं हिस्सा लेना, हर जगह आपको ड्रेसेस कॉस्ट्यूम्स खरीदने पड़ते हैं, एसेसरीज ज्वेलरीज खरीदनी पड़ती है, मेकअप के सामान खरीदने पड़ते हैं। पैसे कहाँ से आएंगे? इन पैसों के लिए वो पोछा लगाती थी, इन पैसों के लिए वो बर्तन धोती थी ताकि अपनी व्यवस्था कर सके। और माँ बाप के पास जितना साधन था, ऑटो चला के पिता जो पूरा कर सकते थे अपनी सीमित कमाई में करते थे। हिम्मत नहीं हारी। एक रिश्तेदार साथ नहीं था, परिस्थिति साथ नहीं थी, गांव से थी, गरीब थी, इंग्लिश नहीं थी, स्टाइल नहीं थी, शक्ल नहीं थी, कुछ नहीं था। केवल जुनून था, हौसला था, गोल था, फोकस था। जानते ऑडिशन कहां से दिया? कोरोना काल था। 10 बाई 10 के स्लम में बैठकर, अपनी झोपड़ी में बैठकर उसने ऑडिशन दिया और फाइनली विनर से ज्यादा चर्चित होने वाली पहली वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया रनर अप 2020 बनी मान्या ओम प्रकाश सिंह। मैं आपसे पूछता हूं, आप इनमें से कितना बहाना बनाते? कितनी बार आपने बोला मेरे में स्टाइल नहीं है, मुझे ये नहीं आता, मुझे मौके नहीं मिलते, मुझे लोग इंस्पायर नहीं करते, प्रमोट नहीं करते, घर वाले साथ नहीं देते, इंग्लिश नहीं आती, कंप्यूटर नहीं आती, कॉन्फिडेंस की कमी? कितनी बार बोला आपने? कितनी बार अपने सपनों को मारा? लेकिन जब मान्या कर सकती है तो क्या आप नहीं कर सकते? जब वो जमीन पे झाड़ू पोछा लगा के, बर्तन धो के स्टाइल सीख सकती है, लैंग्वेज सीख सकती है, कॉन्फिडेंस ला सकती है, सपनों को पूरा करने के लिए लड़ सकती है और अपने ऑटो ड्राइवर पिता के चेहरे पर उस प्राइड की, उस गर्व की अनुभूति को ला सकती है जब वो कहते हैं कि आज लोग मुझे कहते हैं मैं मान्या का पिता हूं। दोस्तों, ये स्टोरी में शामिल करने वाला नहीं था। कुछ दिन पहले इंडियन आइडल में जब मैंने मान्या को देखा और उसकी कहानी सुनी, मेरे को लगा दिस इज द राइट स्टोरी, आज की स्टोरी, अभी की स्टोरी। क्योंकि ऐसे एक्सक्यूजेज रात दिन चारों ओर सुनने मिलते हैं। मैं हिंदुस्तान की हर महिला से कहता हूं, आप किसी भी उम्र के हो, अपने आप को कमजोर मत समझिए। आपकी कोई भी परिस्थिति हो, अपने सपनों को छोड़िए मत, अपनी उम्मीदों को तोड़िए मत। मैं हमेशा से अपने ट्रेनिंग कोचिंग प्रोग्राम्स में कहता रहा हूं, अपने ऑफिस में कहता रहा हूं कि विमेन मेन से ज़्यादा स्मार्ट होती है, ज़्यादा रेजिलिएंट होती है, ज़्यादा पेशेंस होता है, ज़्यादा फॉलो अप कर सकती है, ज़्यादा फोकस्ड होती हैं। आप जहाँ भी हैं प्लीज़ राइज कीजिए, जहाँ भी हैं अपनी कमजोरियों को आग लगा दीजिए और अपने भीतर उस एक हुनर को तलाशिए जिसके दम पर आपकी अपनी आइडेंटिटी बन सकती है। आप किसी की बेटी हैं, किसी की वाइफ हैं, किसी की कुछ भी हैं, वो सब सेकेंडरी। व्यक्तिगत रूप से आपकी अपनी आइडेंटिटी होना चाहिए ताकि ज़िंदगी में जब आप पीछे पलट के देखें तो आपको लगे मैंने भी कुछ किया है। और मैं सारे पेरेंट्स, सारे हस्बैंड से कहना चाहता हूँ, अपने घर की विमेंस को सपोर्ट कीजिए, उनको सेकंड मत समझिए, उनके टैलेंट्स को मत दबाइए, क्योंकि हज़ारों, लाखों, करोड़ों एग्जाम्पल आज दुनिया में हैं जहां विमेंस की वजह से उनकी फैमिलीज प्राउड फील करती हैं, जहां पर उनको एक बेटी का पिता कहलाने में गर्व महसूस होता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ।